मित्रों, मुक्तिबोध को बार बार पढ़ता रहा हूं, लेकिन सभ्यता समीक्षा जैसा भारी भरकम शब्द जब आया तो मैं डर गया। मैंने अमिताभ राय को भी फोन किया और संजीव कुमार जो बैठे उनको भी कहा कि यार कुछ समझा दो, क्या बोलना है। दोनों गच्चा दे गए। फिर मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, पढ़ना पड़ा। मैंने कहा कि थोड़ा लिख लेता हूं, शायद उससे कोई बात बने। और पढ़ते पढ़ते मैंने पाया कि मेरे लिए यह अध्ययन बड़ा उपयोगी साबित हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि 12-15 मिनट के भीतर ये बात हमारी खत्म हो जाएगी। मुक्तिबोध की सभ्यता समीक्षा। वैसे तो मुक्तिबोध के पूरे साहित्य पर बात करना एक बहुत जटिल किस्म की बौद्धिक और संवेदनात्मक पड़ताल से गुजरना है, मगर उनकी सभ्यता समीक्षा पर बात करना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। उनकी कविताओं में, उनके वैचारिक लेखों में बेशक इस सभ्यता समीक्षा के बहुत सारे सूत्र मिलते हैं, लेकिन वे इतने उलझे और आपस में गड्ढमड हैं कि उनसे कोई आकृति शब्द भी मुक्तिबोध की कविता में कई बार आता है, आसानी से बन नहीं पाती है। बल्कि सभ्यता समीक्षा जैसे किसी चीज को मुक्तिबोध इस्तेमाल करते हुए कभी कभी संशय से देखते नजर आते हैं। उनकी एक कविता है, ओ अप्रस्तुत श्रोता। वे लिखते हैं, निज केंद्रीय गतिमय चक्रों का यह जो ऊंचा शोर, जिसमें देखा गया जमाने का वह सबसे ऊंचा छोर, परिभाषा, व्याख्या, टीका, आलोचना, समष्टि चिंतन व व्यक्ति चिंतन, सभ्यता समीक्षा, मानव विश्लेषण, उन सब पर मुझे गहन आश्चर्य कि इन चक्रों का साहचर्य कितना उत्तेजित करता वातावरण, पर मेरी दृष्टि उसी पर जिसका काला लंबा हाथ स्विच पर है। मैं उसके दिल का सुनकर ग्रामोफोन तुम्हें करता हूं याद, क्योंकि तुम्हारी हर मौके पर मदद चाहता हूं। इस कविता को पढ़ते हुए दो सवाल मेरे भीतर उठते हैं। आखिर मुक्तिबोध किस अप्रस्तुत श्रोता या पाठक को आवाज दे रहे हैं, और क्या जो संशय भाव उनमें दिखता है वह स्थायी और अंतिम है, या इसके पार भी मुक्तिबोध मुक्ति या अपनी सभ्यता दृष्टि की कोई राह बचाए रखते हैं। यह सच है कि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर उनकी कविताओं में बार बार दिखते हैं, और इन्हीं के आसपास उनकी सभ्यता दृष्टि, उनकी सभ्यता समीक्षा को पहचानने का यत्न किया जा सकता है। इसी कविता में वो लिखते हैं, मैंने चोरी चोरी भीतर का रेडियम संभाल रखा है, आज अकेले उसी एक कोने में तुमको पाने ले जाने के लिए तुम्हारे घर आया हूं, ओ मेरे प्रिय पात्र। मुक्तिबोध के काव्य संसार में फैंटेसी की बहुत बड़ी जगह है। उनके भीतर जो बहुत गहरी बेचैनी है, उनको लगभग जलाती हुई सी, वह इस फैंटेसी की ऊर्जा है। वहां से उनके अंधेरे कक्ष निकलते हैं, अनजान सीढ़ियां निकलती हैं, दबी धुकधुकियां सुनाई पड़ती हैं, टेढ़ा चांद मुस्कुराता मिलता है, भयानक चिट्ठियों का जाल, राइफल का कारतूसी ढेर दिखता है। लेकिन इस फैंटेसी के पार वे चुपचाप उस यथार्थ को भी संबोधित कर रहे होते हैं जो उनके सामने है या जिसे बदला जाना है। अगर ये महज फैंटेसी का मामला होता तो इसे एक डरे हुए अतिरिक्त चौकन्ने मानस का आत्म संशय कहकर भूला या खारिज किया जा सकता था। लेकिन मुक्तिबोध के यहां इस फैंटेसी के समानांतर वह ठोस यथार्थ भी चलता रहता है, जिसमें वे दबे कुचले गरीब जन के साथ खड़े मिलते हैं, उसी से शस्त्र और शक्ति ग्रहण करते हैं और उसी से भविष्य के नक्शे बनाते हैं। अरुण कंवल अभी जिस कविता का जिक्र कर रहे थे, चकमक की चिंगारियां, इस कविता में फिर किसी अप्रस्तुत श्रोता को ही जैसे संबोधित करते हैं। कहां हो तुम, कहां हैं हम, प्रशोषण सभ्यता की दुष्टता के भव्य देशों में गरीबी जो की जनता है, उसी में से कई मल्लाह आते हैं यहां पर भी, वह चोरी से उन्हीं से ही मुझे सब सूचनाएं ज्ञान मिलता है, कि वे तो दे गए हैं अद्यतन सब शास्त्र, मेरा भी सुविकसित हो गया है मन, वह मेरे हाथ में हैं क्षुद्ध सदियों के विविध भाषी विविध देशी अनेकों ग्रंथ पुस्तक पत्र, सब अखबार जिनमें मगन होकर मैं जगत संवेदनों से आगमशियत के सही नक्शे बनाता हूं। तो मुक्तिबोध की पक्षधरता स्पष्ट है। वे जो सभ्यता बनाना या ढहाना चाहते हैं, उसका नक्शा बनाते हुए अपने साथी चुनने में उन्हें कोई हिचक नहीं है। उनके सामने यह भी स्पष्ट है कि उन्हें क्या ध्वस्त करना है। उनकी कविताएं हो या उनके लंबे निबंध,
उनको पढ़ते हुए बात बहुत स्पष्टता से उभरती है कि वे पूंजीवाद के घोर आलोचक हैं। बल्कि आलोचक बहुत छोटा शब्द है, वे बिल्कुल उसका संहार करना चाहते हैं। इस पूंजीवाद और उसकी पीठ पर सवार मध्यवर्ग और उसके बौद्धिक आवरण को लेकर उन्होंने जितने सख्त शब्द इस्तेमाल किए हैं, वे शायद दूसरों के यहां भी इस तीव्रता और स्पंदन के साथ नहीं न मिले। जिंदगी का रास्ता एक कविता है उनकी, वो लिखते हैं, पूंजीवादी उल्लू के साहित्यिक पट्टे, ये उनकी लाइन है। पूंजीवादी उल्लू के साहित्यिक पट्टे राजनैतिक रात में अहंगर्भ वासना से चीखा करते प्रात तक जीवन के खंडहरों के सुनसान साये में व्याभिचारी भावों के दृश्यों को उभार कर आदर्श बघारते हाथ जोड़े रहते हैं बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े पैगंबर, रावण के घर पहरा देते हैं बड़े बड़े नेतागण, बड़े बड़े ईश्वर। यह है मुक्तिबोध। इसी कविता में आगे वे मध्यवर्गीय पाखंड पर कुछ तरह टिप्पणी करते हैं। पूंजीवादी ह्रास के गटर में मध्यवर्गीय बुद्धिशील अवसरवादी केकड़े खेलते शिकार हैं आनंदोल्लास से, एक और जिनके की अंडों में देखते हैं ब्रह्मांड आलोचक सत्यप्रिय ब्राह्मण। दरअसल मुक्तिबोध की कविताओं के विराट जंगल में चित्र विचित्र सूक्तियों के इतने फूल मिलते हैं कि उनको लगातार उद्धृत करने की इच्छा होती है, लेकिन इसका खतरा यह कि इस टिप्पणी की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे जाने पहचाने उद्धरणों को छोड़कर बस एक और उद्धरण देने का मोह बचा हुआ है। इसलिए भी इसका वास्ता साहित्य, राजनीति और संस्कृति से है। प्रखर सत्य श्रृंखला की उनकी 2 कविताएं हैं। दूसरी कविता की ये पंक्तियां देखने लायक है। राजनीति साहित्य क्षेत्र में भी महाअसत्य शूकरों का है एक तमाशा, राजनीति साहित्य क्षेत्र भी महाअसत्य शूकरों का है एक तमाशा, यद्यपि बोली जाती है मुंह से भारतीय संस्कृति की भाषा। आगे बढ़ते हैं। यह स्पष्ट है कि मुक्तिबोध पूंजीवादी समाज को सभ्यता के सबसे बड़े अभिशाप के रूप में देखते हैं। इस संयोग को याद करना दिलचस्प हो सकता है कि जिस वर्ष वे पैदा हुए, बल्कि जिस महीने हुए, उस नवंबर 1917 में रूसी क्रांति की तारीख शुरू होती है। जिन दिनों वे लिख रहे थे उन दिनों मार्क्सवाद सबसे आधुनिक और प्रगतिशील विचार के रूप में दुनिया भर के नौजवानों को रिझा रहा था। सदियों के शोषण और असमानता को नष्ट कर बराबरी की सभ्यता और संस्कृति निर्मित करने का एक महास्वप्न उन दिनों सारी दुनिया की युवा आंखों में झिलमिला रहा था। उसी दौर में मुक्तिबोध दूसरा विश्व युद्ध भी देखते हैं और शीत युद्ध की राजनीति भी, जिसमें पूंजीवादी ताकतें साम्यवादी सपने को अपदस्थ करने में लगी हुई हैं। जाहिर इस संघर्ष में मुक्तिबोध को अपना पक्ष चुनने में कोई मुश्किल नहीं हुई। हालांकि समझना भी जरूरी है कि मुक्तिबोध महज भावुकता या जमाने की चाल की वजह से साम्यवादी दर्शन के करीब नहीं गए। जीवन के कुछ बहुत गहन अनुभवों और विपुल अध्ययन ने उन्हें साम्यवादी बनाया। उनकी बहुत सारी कविताओं में देशकाल नहीं मिलता है, तात्कालिक देशकाल नहीं दिखता है। वे एक बड़े युग सत्य के संधान की कोशिश में लगी कविताएं होती हैं। लेकिन जब वे दूसरे विश्व युद्ध को लेकर लिखते हैं तो अचानक वर्तमान का कोलाहल अपने इतिहास भूगोल के साथ उसमें चला आता है। उनकी एक लंबी कविता है जमाने का चेहरा। मैंने उन कविताओं को जानबूझकर छोड़ दिया है जो बहुत उद्धृत की गई हैं, जिनकी पंक्तियां हम सब बार बार दोहराते रहते हैं। जमाने का चेहरा जो कविता है, इसमें वे नात्सी हमले की बात करते हैं, जर्मन बमबाजों टैंकबाजों का जिक्र करते हैं, स्टालिनग्राद के मुक्त युद्ध की चर्चा करते हैं, हान नदी के किनारे युद्धोन्मादियों की पहली हार की बात करते हैं, नील नदी, हिंद महासागर, प्रशांत अटलांत महासागर सबको ले आते हैं, साम्राज्यवादियों के सांप और सपोले के सरसराने के चित्र खींचते हैं, यूरोपीय राख और एशियाई खाक से जनता की शक्ति का दरख्त उगाने की बात करते हैं और इन सबको भारतीयता से जोड़ते हैं। फिर कविता पंक्तियां धृत करने का मन कर रहा है। इस कविता में एक जगह वो लिखते हैं, वियतनाम मलाया की खाक में मिली हुई मासूम आत्माएं, आकर्षक चेहरे भारतीय धरती पर अकस्मात प्रकट हुए, गुलाब चमेली जूही सीमंत के रूप में भारतीय हृदयों की बेलें चढ़ गई हैं। वियतनामी कुटिया पर, कोरिया के घरों पर, सुदूर सीतियाई मैदानों में भारतीय वन तुलसी उगी है, नील नदी की शाम भारतीय आंगन की दीवालों को रंग गई। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए अचानक शमशेर के अमन का राग की याद आती है। हालांकि वो एक भिन्न कविता है, एक उदात्त चिरंतन विश्वजनीनता को संबोधित करती हुई, लेकिन मुक्तिबोध की इस कविता में भी जो वैचारिक वैश्विक अनुगूंज है
वह युद्ध के बीच बंधे ठोस रक्ताक्त यथार्थ उसके प्रतिरोध की एक महागाथा बनाती है। और मुक्तिबोध कहां तक देख पाते हैं, इसका एक उदाहरण इसी कविता में मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मुक्तिबोध बिल्कुल आज की बात कर रहे हों। स्वदेशी प्रतिक्रियावादियों के बन बिलाओ, चमकीले पत्थर की आंखों से देखते कि स्वयं वे ठुंठों पर चढ़े जिन्न, देश की नंगी रूखी डालों पर बढ़े जिन्न, उन्हीं के नीचे आज साम्राज्यवादियों की जलती है घोर आग, तीसरी लड़ाई की। इसके बाद की पंक्ति कमाल की है। साम्राज्यवादियों के पैसे की संस्कृति भारतीय आकृति में बंद कर दिल्ली को वाशिंगटन और लंदन का उपनगर बनाने पर तुली है। भारतीय धनतंत्री जनतंत्री बुद्धिजीवी स्वेच्छा से उसी का कुली है। तो यह है मुक्तिबोध। कविता के किसी जंगल में जलते हुए जंगल में दाखिल होते होते वे पूरी वैचारिकी खड़ी कर देते हैं, जिससे आप उनका सभ्यता विमर्श पढ़ सकते हैं। वो मौजूदा सभ्यता की रुग्णताओं पर पूरी सख्ती से उंगली रखते हैं और उसकी लगभग शल्य क्रिया के लिए तत्पर प्रतीत होते हैं। मार्क्सवाद उनके लिए महज एक रोमानी सपना नहीं, एक ठोस हकीकत है, जिसके तहत एक समतावादी समाज के निर्माण की परियोजना से उनका सभ्यता विमर्श बनता है। लेकिन एक समतामूलक समाज का सपना तो हर कवि देखता है। हिंदी में तो वाम वैचारिकी से प्रेरित लेखकों की पूरी परंपरा रही है, जो पूंजीवाद के खिलाफ लाल सलाम फूकती रही है। लाल सलाम मुक्तिबोध की भी एक कविता है। फिर मुक्तिबोध में अलग और विशिष्ट क्या है, इस सवाल का जवाब उनके उस चिंतन में मिलता है, जिसकी एक झलक कामायनी एक पुनर्विचार जैसे किताब में मौजूद है, और दूसरी एक साहित्य की डायरी के लेखों से कई अन्य निबंधों और टिप्पणियों में। इन टिप्पणियों से गुजरते हुए एहसास होता है कि मुक्तिबोध का अध्ययन कितना विपुल प्रगाढ़ है और उन्होंने कितनी गहनता से जीवन, सभ्यता और समाज के प्रश्नों पर विचार किया है। उन्हें साम्यवादी समाज का सपना किसी रेडीमेड विचार की तरह हासिल नहीं हुआ था। वह उनके अध्ययन और उनके अनुभव के मेल का प्रतिफलन है। कामायनी एक पुनर्विचार में मुक्तिबोध इस बात बहुत स्पष्टता से रेखांकित करते हैं कि कोई भी कृति लेखक के अंतर जगत का उत्पाद होते हुए भी अंततः अपने देशकाल और अपने सामाजिक यथार्थ से मुक्त नहीं होती, क्योंकि लेखक का जो अंतर्मन है वह व्यावहारिक घटनाओं और प्रतिक्रियाओं के रसायन से भी बनता है। जिन तीन भुजाओं की चर्चा अनुपम ने की थी, वो कामायनी के शुरू में ही तो तीन भुजाओं की चर्चा है। एक बाह्य जगत है, दूसरी भुजा अंतरंग जीवन है, और तीसरी आधार भुजा हमारी वो चेतना है। तो इन दो भुजाओं के बिना अपना स्वरूप और आकार निर्धारित नहीं कर सकेगी। मुक्तिबोध यहाँ तक कहते हैं कि अगर बाह्य अंतर्जगत की एक भी भुजा गायब तो चेतना का कोई अर्थ नहीं है। तो मुक्तिबोध की चेतना इनके आधार भुजा बाकी दो भुजाओं के मिल से ही बनती है, और उनके लिए विचार लगातार अंतर्मन में चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें ठहराव। और यही वजह है कि वे मार्क्सवादी वैचारिकी के दुर्गों के प्रहरी नहीं दिखते, इस वैचारिका का अतिक्रमण भी करते हैं और नितांत निजी और सामाजिक संदर्भों में उसकी अपरिहार्य सीमा दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। जिस वेदना और आत्मसंघर्ष से उनकी कविता बनती है, उससे से उनके भीतर एक प्रखर चेतना बनती है कि वे इन सीमाओं को देखें। लेकिन इसके पहले वे साहित्य, संस्कृति और समाज का जो यथास्थितिवाद, जिसकी एक सामंती विरासत है, जिसका एक पूंजीवादी बीमार वैभव है, उसकी सटीक पड़ताल करें। जो प्रसाद की कामायनी में निहित सभ्यता विमर्श के क्रम में पश्चिम की सभ्यता समीक्षा का जिक्र करते हैं और इस बात को रेखांकित करते हैं कि पश्चिम की सभ्यता दृष्टि कैसे आगे बढ़ी है। वे लिखते हैं यूरोप में सभ्यता संबंधित प्रश्नों को लेकर दो तरह की प्रवृत्तियां काम कर रही है। एक तो मार्क्सवाद की प्रवृत्ति, जिसमें आगे चलकर रूस में समाजवाद की स्थापना की, और एक आदर्शवादी प्रवृत्ति, जिसने भाववादी रीति से पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी सभ्यता की आलोचना की। इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ स्पेंगलर। उसकी पुस्तक पश्चिमी सभ्यता का खास हिंदुस्तान में भी कुछ हाथों में पड़ी, किंतु भारतीय जनता की मनस्थिति ऐसी में थी कि वह अपनी निर्माण क्षमता में अविश्वास करे। यहाँ कोट बंद होता है। इसके बाद मुक्तिबोध जो कुछ लिखते हैं वो ध्यान से देखे जाने की मांग करता है। वे याद दिलाते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूंजीवादी राष्ट्रवाद के खिलाफ आवाज उठाई। उनके सामने पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रवाद तो था ही, भारतीय पूंजीवादी राष्ट्रवाद भी था। इसके बाद कोष्ठक में लिखते हैं उस लेख की कि इसका कदापि नहीं था कि प्रसाद या रविंद्र भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलने वाले जनता के मुक्ति संघर्षों के विरोधी थे। वे टैगोर की किताब नेशनलिज्म का जिक्र करते हैं और मानते हैं कि उनके मन में
समता से युक्त समाज के जो कल्पना चित्र है वह पुरातन ग्रामीण पंचायती समाज के नमूने का आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिष्कृत संस्कृत रूप ही है। मुक्तिबोध बहुत सावधानी और सूक्ष्मता से कामायनी के तीनों चरित्रों मनु, पीड़ा और श्रद्धा का परीक्षण करते हैं और पाते हैं कि सभ्यता निर्माण की जो फैंटेसी प्रसाद में रची है उसके परिपार्श्व में उनका अपना वर्तमान भी। मुक्तिबोध कामायनी में कई जगहों पर प्रसाद के रुख की उदारता पूर्वक प्रशंसा करते हुए भी ये रेखांकित करने से कहीं नहीं चूकते कि प्रसाद पूंजीवादी राष्ट्रवाद की जो आलोचना कर रहे हैं उसका एक वर्ग चरित्र है और वह अपने मूल में भाववादी है। उनके शब्द हैं, उनका दर्शन एक उदार पूंजीवादी व्यक्तिवादी दर्शन है जो यदि एक मुंह से वर्ग विषमता की निंदा करता है तो दूसरे मुंह से वर्गातीत समाजातीत व्यक्ति मूलक चेतना के आधार पर समाज के वास्तविक द्वंद्वों का वायव्य और काल्पनिक त्याग करते हुए अभेदानुभूति के आनंद का ही संदेश देता है। मुक्तिबोध इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि प्रसाद इतिहास के बारे में तो सोचते थे लेकिन उनका चिंतन अवैज्ञानिक था। पश्चिम में बुद्धिवाद के विरुद्ध जिस चिंतन का विकास हुआ जिसको हमारे यहाँ भी बहुत बढ़ावा मिल रहा था बीच में, प्रसाद उसके बहुत करीब थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मुक्तिबोध इस किताब के अंत में कहते हैं, वे कहते हैं कि संस्कृति का नेतृत्व उच्च वर्गों के हाथ में है जिसमें उच्च मध्य वर्ग भी शामिल। ये स्थिति बदल सकती है। जिसके हाथ में नेतृत्व होता है वह अपनी भावधारा और जीवन दृष्टि का प्रचार करता है। सामाजिक राजनीतिक कारणों से जब निम्न जन श्रेणियां सचेत और सक्रिय होकर अपने आप को प्रस्थापित करने की कोशिश करती हैं तो उनको हारना पड़ता, वे अंततः वर्चस्ववादी दृष्टि में ही अनुकूलित कर दी जाती है। यहाँ वे कबीर का उदाहरण देते हैं जिनको वर्चस्ववादी संस्कृति में अनुकूलित करने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह अलग बात है कि कबीर बार बार छिटक आते हैं, उसके खोल में पूरी तरह समाते नहीं। मुक्तिबोध लिखते हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं कि आगे चलकर ये निम्न जन श्रेणियां चुपचाप बैठ लें। शायद वह जमाना जल्द आ रहा है जब स्वयं संस्कृति का नेतृत्व करेंगी और वर्तमान नेतृत्व अधपतित होकर धराशायी हो जाएगा। क्या मुक्तिबोध अपनी सभ्यता समीक्षा में एक तरह का भविष्य देख पा रहे थे? आज जो अस्मितावादी आंदोलन उभार पर है, क्रिश्चियन, दलित, आदिवासी अपना दाय मांग रहे हैं, क्या मुक्तिबोध ने उनको पढ़ लिया था? इस किताब की बिल्कुल आखिरी पंक्ति में ख्यात हुए है इस बात से यानी निम्न जन श्रेणियों के सामने आने से वे डरें जो समाज के उत्पीड़क हैं या उनके साथ। हम नहीं, क्योंकि हम प्रचलित हैं और अविनाशी हैं। हम जहां चाहे उगाते। गरीब, उत्पीड़ित, शोषित मध्यवर्ग को ध्यान में रखकर मैं बात कर रहा हूँ। साफ है कि मुक्तिबोध की सभ्यता समीक्षा का एक प्रकार भारतीय संदर्भ विकसित होता चलता है। यहाँ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ कि 1 मिनट में इसको खड़ा कर दूं, खत्म कर दूं। एक बात जोड़ना यहाँ जरूरी लग रहा है। विचार के तौर पर मुक्तिबोध बुद्धिवाद और साम्यवाद के साथ खड़े हैं, लेकिन उनका नैतिकता पर जितना प्रबल आग्रह है, अंतःकरण के जिस प्रश्न को बार बार जिस तरह लाते हैं, उससे देखते हुए लगता है कि उनके भीतर एक अदृश्य गांधीवादी भी था। कविता में, विचार में हर जगह एक नैतिक कसौटी जरूर रखते हैं। इस नैतिकता का अध्यात्म से कोई वास्ता नहीं, बल्कि एक लेख में वो कहते हैं कि वैचारिक अराजकता पूंजीवाद के उसी प्रकार हित में है जिस प्रकार घोर अध्यात्म इन दोनों सिरों को बहुत आराम से उदारता के नाम पर अपने में समा सकता है। उनकी कविता में नैतिक आयाम लगभग हर जगह। मेरा अर्थ यही नहीं कि अपने गांधीवादी माने, लेकिन ये जरूर है कि मुक्तिबोध की एक नैतिक आभा है जो मार्क्सवाद के जड़ अध्ययन और समाज की स्थूल समझ से बहुत आगे की चीज है। शायद यही नैतिकता है जो उन्हें बेचैन करती है, मजबूर करती है कि वह अंधेरे में उतरे और दृश्यों को हमारे लिए रचे जिनमें हमें वर्तमान और भविष्य की वास्तविक तस्वीर नजर आए। लेकिन अंततः उनकी आस्था जन के प्रति है। यह बात बार बार उनका साहित्य रेखांकित करता है। आखिरी 2 बातें हैं, एक बस 2 मिनट और। मुक्तिबोध एक बात और विचारनी, मुक्तिबोध 1964 में चले गए, उसी साल नेहरू भी गए। उसके 1 साल पहले स्टालिन नहीं रहे। मुक्तिबोध के अंदर रहने के 2 साल बाद चुटचियों ने स्टालिन की क्रूरताओं का उल्लेख किया। उसके बाद शीत युद्ध की राजनीति अगले 25 साल तक तपती हुई अंततः ठंडी पड़ गई। अब हमारे सामने एक बदली हुई दुनिया है। इस दुनिया में बाजार की जो आक्रांता भूमिका है, जिसमें साहित्य, कला, विचार सब कुछ हाशिए पर है या उत्पाद में बदल दिए गए हैं, उसमें क्या मुक्तिबोध कोई रोशनी दिखा सकते हैं? इसका कोई स्पष्ट जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मुक्तिबोध पर नहीं, हम पर निर्भर है कि हम कोई रास्ता देखना चाहते या नहीं।
ये बाजार हमें रास आ रहा है, ये नई दुनिया हमें रास आ रही है, या हम इसे बदलना चाहते हैं, मुक्तिबोध की जीवन दृष्टि हम करीब लाना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन अगर मुक्तिबोध बहुत दूरस्थ पुरखे दिखते हैं, एक असंभव संभावना नजर आते हैं कि उनकी नहीं हमारी गलती है, और कहीं मुक्तिबोध का मुस्कुराता हुआ ताना हमारे लिए भी है कि तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर।